This conference will now be recorded. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चे, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी बच्चे, ठीक हो गया जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين। बच्चे, हम कंपनीज एक्ट के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने स्टार्ट तो किया था, बट अभी इसका सिर्फ एक ही पार्ट हमने सॉल्व किया था। रिमेनिंग 2 पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 हमने इसको डिस्कस करना शुरू किया था कि वेल्दी बैंक लिमिटेड कंसीडर कर रहा है कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाए, जो कि ईयर एंड जून 2020 के लिए होगा। WBL ने 3 ऑडिट फर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया था एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए, और कुछ मैटर्स आपके सामने रखे थे ताकि कंसीडर करें और कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक डिस्कस करें क्या इन 3 में से कितनी फर्म्स ऐसी हैं जो एलिजिबल हैं फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर। तो उसमें सबसे पहला राव आरिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। राव आरिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के केस में हमने कहा था फर्म ने एक रिसेंटली नए पार्टनर को अपॉइंट किया। वो नया पार्टनर पहले सीएफओ रह चुका है नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है WBI की। ठीक हो गया? मैं आपको ये सिचुएशन दोबारा बता दूं, बाकी इसका क्वेश्चन हमने कल सॉल्व कर लिया था। WBL ये कंपनी है। अच्छा, इसकी एक कंपनी है सब्सिडरी, मैं उसके लिए भी एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड। सब्सिडरी है ये, और ये कंपनी हो गई होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी। अच्छा, राव आरिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, इसको ऑफर की है कि आप हमारे ऑडिटर अपॉइंट हो जाएं। राव आरिफ एंड कंपनी के अंदर ये एक साहब हैं जिनको रिसेंटली पार्टनर अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अब ये साहब NEL में चीफ फाइनेंस ऑफिसर थे। क्या थे? चीफ फाइनेंस ऑफिसर, CFO थे NEL में, जो कि WBL की सब्सिडरी है। अब हमने इसके लिए रूल क्या पढ़ा? हमने रूल ये पढ़ा था कि ये साहब
जब राव आरिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए में एज एन पार्टनर अपॉइंट हुए हैं अभी रिसेंटली, जो कि पिछले 3 सालों में किसी भी वक्त एनईएल के सीएफओ रह चुके हैं, ये एनईएल के लिए डिसक्वालिफाइड है। एनईएल के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। एनईएल के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, ये एनईएल के लिए डिसक्वालिफाइड है। अच्छा, अगर ये एनईएल के लिए डिसक्वालिफाइड हैं तो सब्सिडरी की होल्डिंग पेरेंट कंपनी के लिए भी डिसक्वालिफाइड हो जाएंगे। अगर ये डिसक्वालिफाइड है तो इनकी फर्म भी क्या हो जाएगी, डिसक्वालिफाई हो जाएगी। राव आरिफ एंड कंपनी एनईएल की ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। अगर एनईएल के लिए ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती तो डब्ल्यूबीएल के लिए भी वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती, क्योंकि हमने ये कल उसूल पढ़ रखा है कि अगर एक पर्सन या एक फर्म पेरेंट के लिए डिस्क्वालीफाई, वो उसकी सब्सिडरी के लिए तमाम की तमाम सब्सिडरीज के लिए भी डिस्क्वालीफाई। और अगर किसी एक सब्सिडरी के लिए डिस्क्वालीफाई, वो उसकी होल्डिंग के लिए भी डिस्क्वालीफाई, इसकी होल्डिंग की किसी और सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। ठीक हो गया, तो इसके लिए भी डिस्क्वालिफाइड है, इन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। क्लियर होगी बच्चे बात? चले जी बच्चे, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स अब डिस्कस करते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने लिख दिया था, प्रैक्टिस करवा दी थी, बाकी अभी मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8, हातिम तौलिक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक पार्टनर फर्म में उसने लोन ऑब्टेन किया डब्ल्यूबीएल से, वेल्दी बैंक लिमिटेड। बैंक का काम क्या होता है, लोन प्रोवाइड करना, ये याद रखिएगा। बैंक का काम क्या होता है, लोन प्रोवाइड करना। 5 मिलियन का। फर्म has informed that the partner would not be able to repay the loan till 2021। फर्म ने इन्फॉर्म किया है कि पार्टनर अपना लोन 2021 तक अदा नहीं कर सका। ठीक हो गया। अब हमने वही तरीकेकार हमने कहा था, जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है सिनेरियो बेस्ड, कंपनीज एक्ट 2017 का उसका पैटर्न क्या होगा, पैटर्न मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। पैटर्न में हमने कहा था सबसे पहले आपने उसकी प्रोविजन लिखनी है, देन फिर आपने सेकंड नंबर पे रिलेट करना है सिचुएशन को, फिर थर्ड पे आपने डिसीजन देना। ठीक हो गया, तो मैं इस पेज पे आपके सामने डिस्कशन करता हूँ। ठीक हो गया जी बच्चे। सबसे पहले हमने कंपनीज एक्ट 2017 की प्रोविजन लिखी। हम कर किसके लिए रहे, हातिम तौलक के लिए कर रहे हैं। तुगलक, जी हातिम तुगलक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कर रहे हैं। प्रोविजन क्या है, प्रोविजन यह है कि कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक अगर एक पर्सन ने कंपनी से कर्जा लिया हुआ है अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो बच्चे हम सबसे पहले ये प्रोविजन लिखेंगे। मैं हेडिंग सिर्फ इस वजह से दे रहा हूँ, एक दफा आपको बात समझा सके कि मैं आपके सामने डिस्कशन कैसे कर रहा हूँ, तरीकाकार क्या है, कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। जी बच्चे, सबसे पहले एज पर कंपनीज एक्ट 2017, a person who is indebted
to the company other than ordinary course of business. एक ऐसा पर्सन जिसने कंपनी से कर्ज लिया हुआ है अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. अच्छा, अदर देन इन द ऑर्डिनरी, अदर देन द ऑर्डिनरी, अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता. कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ सच कंपनी लिख देते हैं, ये ज्यादा बेटर होगा. ये तो आपने प्रोविजन लिख, ठीक हो गया. अच्छा, अब हमने यहाँ पे रिलेट करना है सिचुएशन को. अब रिलेट क्या करना है कि बैंक का काम लोन प्रोवाइड करना. ठीक हो गया जी. बैंक का काम क्या होता है? लोन प्रोवाइड करना. और जो पार्टनर ने लोन लिया हुआ है और बैंक ने लोन प्रोवाइड किया हुआ है, ये लुक लाइक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है. ठीक हो गया. WBL क्या करता है? प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को इन द सो क्या इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. आपने पेपर में एग्जाम में हेडिंग नहीं देनी. अब लास्ट पे आपने क्या कर देना? डिसीजन या कंक्लूजन फॉर्म करना. अब कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन क्या होगा? हाँ, शाबाश. अब अगर हेडिंग ना देते तो मैं इसी के आगे लिख सकता था देयरफॉर, हेंस. ठीक है जी. हातिम तोलक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट is eligible for appointment as an auditor of the company. ठीक हो गया जी बच्चे? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इसी तरह से पहले प्रोविजन लिखनी है, देन रिलेट करना है सिचुएशन को, और सबसे लास्ट पे डिसीजन फॉर्म करना है. ठीक है जी. नेक्स्ट, लास्ट वन पॉइंट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बच्चे, राशिद क्रीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट.
राशिद एक पार्टनर है फर्म में, राशिद पार्टनर है फर्म में, उसकी काफी ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं लाहौर में, उसने एक प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है 5 प्रॉपर्टीज में से WBL, जहां पे WBL का ब्रांच ऑपरेशन चल रहा है। सिचुएशन समझ में आएगी? राशिद पार्टनर है एक फर्म है जिसका नाम है राशिद क्रीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। राशिद क्रीम साहब की कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जो वो रेंट आउट करते हैं। WBL ने उनसे वो प्रॉपर्टी एक किराए पे ली हुई है और वहां पे उनकी ब्रांच के ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो क्या बन गया, राशिद साहब का WBL के साथ क्या रिलेशनशिप बना? शाबाश, ये रिलेशनशिप बन गया बिजनेस रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप है? बिजनेस रिलेशनशिप। क्या हुआ बच्चे? बिजनेस रिलेशनशिप। ये बिजनेस रिलेशनशिप क्या है जी बच्चे? बिजनेस रिलेशनशिप। अच्छा, अगर बिजनेस रिलेशनशिप है तो इस बिजनेस रिलेशनशिप में अगर तो ये बिजनेस का रिलेशनशिप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और उनका काम तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या करना, प्रॉपर्टीज को रेंट आउट करना है, तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस रिलेशनशिप की सूरत में ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। ठीक हो गया जी बच्चे? एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। तो बच्चे अब हमें यहाँ पे इसके बारे में भी लिखना है। मैं स्टार्ट करता हूँ इसका क्वेश्चन सॉल्व करना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद करीम एंड को, राशिद करीम एंड को में सबसे पहले प्रूव है जी बच्चे, इसी से लिखना पड़ेगा। अंडर अंडर कंपनीज एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक क्या जी, अ पर्सन या फर्म नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती? अपॉइंट अपॉइंट क्यों नहीं हो सकती, और किस के लिए? ऑडिटर के लिए। शाबाश, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर अगर इसका बिजनेस रिलेशनशिप हुआ। कंपनी के साथ, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, बट अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक हो गया?
whether directly or indirectly, other than in the ordinary course of business। ठीक हो गया? अगर उसका रिलेशनशिप है अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर हो गई? ये तो हमने प्रोविजन लिखा। अब हमने रिलेट करना है सिचुएशन। हम क्या बताएंगे? इफ प्रॉपर्टीज आर rented out by Rashid to WBL in the ordinary course of business। अगर प्रॉपर्टीज रेंट आउट की हैं राशिद ने WBL इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में की हुई। ठीक हो गया? अच्छा, ये सेंटेंस अब मुकम्मल नहीं हुआ, मैं साथ ही इसका डिसीजन लिख देता हूं। ठीक हो गया? तो डिसीजन सेंटेंस तो मैं सेपरेट लिख रहा हूं, लेकिन ये इसके साथ ही देगा, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में आपको हेडिंग तो नहीं लिखनी ना। देन यहीं से आगे कंटिन्यू हो रहा है। देन राशिद क्रीम एंड को is eligible for appointment as an auditor। जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर हो गई? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल पूछना है, आप लोग पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे? सब लोगों को बातें क्लियर है? जी बच्चे, फर्म डिस्क्वालीफाई तो कोई भी पार्टनर अपॉइंट नहीं हो सकता, और अगर पार्टनर डिस्क्वालीफाई तो फर्म और फर्म में से कोई और पार्टनर भी अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक हो गया ना? ये याद रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फर्म डिस्क्वालीफाई कोई भी पार्टनर अपॉइंट नहीं हो सकता, और अगर कोई पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो जाए तो फर्म भी अपॉइंट नहीं हो सकती, फर्म में से कोई और पार्टनर भी अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक होगा जी बच्चे? जी बच्चे, कोई और कंफ्यूजन? बात समझ में आ गई है? चले जी, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडर कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट करने हैं प्रोसीजर जो फॉलो किए जाए इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड टू रिकमेंड द रीअपॉइंट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर। अगर एग्जिस्टिंग ऑडिटर को ही रीअपॉइंट करना चाह रहे हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? जी बताइएगा। अगर एग्जिस्टिंग ऑडिटर को ही, मतलब रिटायरिंग ऑडिटर ही रीअपॉइंट हो रहा है, कौन सा ऑडिटर? रिटायरिंग ऑडिटर को ही रीअपॉइंट किया जा रहा है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। बच्चे, प्रोसीजर क्या होगा? अगर कंपनी
रिटायरिंग ऑडिटर को ही रीअपॉइंट करना चाहती है, तो सबसे पहले रिटायरिंग ऑडिटर से कॉन्सेंट ऑब्टेन करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहला काम, फर्स्ट वन, obtain the consent from the auditor। ऑडिटर से कॉन्सेंट ऑब्टेन करें। सबसे पहला काम क्या करना है? आपने ऑडिटर से कॉन्सेंट ऑब्टेन करनी है। ठीक हो गया जी? ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने नोटिस इशू करना है। क्या कर देना है? नोटिस मेंबर्स को प्रोवाइड करना है जनरल मीटिंग के लिए। उसके साथ ये भी नोटिस देना है कि हम इस ऑडिटर को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया? ये भी हो गया बच्चे। जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाए तो आपने क्या करना है? इंटीमेट करना है। मैंने शॉर्ट में लिख दी है, इंटीमेट टू द, क्योंकि कल मैंने कंप्लीट आपको समझाया था। इंटीमेट टू द रजिस्ट्रार। बच्चे इसमें सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखाते हैं। ये 3 स्टेप आपने पूरे करके आने हैं। अगर रिटायरिंग ऑडिटर को ही रीअपॉइंट करना हो तो ये प्रोसीजर, और अगर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट करना हो तो उसका प्रोसीजर कल मैंने बहुत डिटेल डिस्कस किया था। इंटीमेट करना है अपने रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर अंदर? याद करें कितने दिन के अंदर अंदर? 14 डेज। किसके 14 डेज? शाबाश, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक होगा जी बच्चे? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी बच्चे? चले जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे इसका बी पार्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अल्फा लिमिटेड चाहते हैं कि रीअपॉइंट करें एग्जिस्टिंग ऑडिटर को नेक्स्ट ईयर के लिए, जबकि जावेद जो शेयर होल्डर का है कंपनी का, अपॉइंट करना चाह रहा है डिफरेंट ऑडिटर को। तो क्या हो गया? अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। अब कौन है? अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। रिटायरिंग ऑडिटर को नहीं अपॉइंट करना चाह रहे, अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे। तो जी बच्चे, कल हम लोगों ने इसकी डिटेल डिस्कशन की थी जी। ये डिस्कशन आ गया जी बच्चे। मैं एक मिनट देखता हूँ, मैंने आपके सामने डिस्कशन की थी, किस जगह पे की थी? जी बच्चे, ये है, सॉरी वो नहीं थी बात, ये है। अच्छा, ये क्या था कि अगर अपॉइंट करना चाह रहे हैं अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, तो सबसे पहले एक मेंबर या एक से ज्यादा मेंबर्स जिनके पास एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग होना जरूरी है। कितने परसेंट शेयर होल्डिंग होना जरूरी है? 10% वोटिंग पावर होना जरूरी है। वो अपॉइंट करना चाहते हैं अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, तो सबसे पहला काम उन्हें ये करना पड़ेगा, उन्हें अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, जिसे हम प्रपोज्ड ऑडिटर भी कह रहे थे, उससे कॉन्सेंट ऑब्टेन करनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? कॉन्सेंट। फिर उसके बाद वो कंपनी को नोटिस इशू करेंगे सेकंड स्टेप में। फर्स्ट में कॉन्सेंट ऑब्टेन करनी है, सेकंड में कंपनी को नोटिस इशू करना है, और वो कम से कम 7 दिन पहले एजीएम से होना चाहिए। जैसे ही कंपनी को नोटिस मिलेगा, कंपनी ये नोटिस सेंड फोर्थ विद टू द रिटायरिंग ऑडिटर, रिटायरिंग ऑडिटर को सर्कुलेट करेगी। फिर बच्चे फोर्थ वन स्टेप में कंपनी ये अपनी वेबसाइट पे भी डिस्प्ले कर देगी। ठीक हो गया? अच्छा, जो बच्चे रिटायरिंग ऑडिटर होता है उसके पास ये राइट मौजूद है, वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, और वो रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगा कंपनी को 2 दिन पहले एजीएम की तारीख से। ये हो गया बच्चे फिफ्थ वन स्टेप। उन रिप्रेजेंटेशन को किसी भी एजेंडा को कंसीडर करने से पहले
पढ़ा जाएगा एजीएम पे। उसके बाद बच्चे 6th स्टेप में जब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो जाएगी, इंटीमेट किया जाएगा रजिस्ट्रार को और 14 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट की तारीख से, अपॉइंटमेंट की तारीख से 14 दिन के अंदर अंदर इंटीमेट कर दिया जाएगा रजिस्ट्रार। ये पूरे का पूरा फ्लो है, यही बच्चे हमें बताना है उस केस में। ठीक हो गया जी बच्चे? इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गई बच्चे बात? चले जी बच्चे, तो बच्चे ये क्वेश्चंस कोशिश कीजिएगा आप लोग खुद से सॉल्व करते रहिएगा। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये क्वेश्चन लाजमी आप सॉल्व कीजिएगा, जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आए आप मेरे से जरूर डिस्कस कीजिएगा बच्चे। ठीक हो गया? और काफी ज्यादा क्वेश्चन इसके मैंने आप लोगों के साथ फिजिकल क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम महसूस हो, आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? चलें जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे कुछ इसके जनरल क्वेश्चन अदर देन कंपनीज एक्ट हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आप सॉल्व करवाना चाह रहे हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। जी बच्चे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इस चैप्टर के जो भी पॉइंट्स रह गए हैं मैं उनको लास्ट में डिस्कस करके इस चैप्टर को कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, ताकि बाकी चैप्टर्स भी आपके साथ डिस्कस कर सकूं। क्योंकि टाइम शॉर्ट है, रिवीजन के अंदर बहुत ज्यादा तो मैं आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा सकूंगा, लेकिन सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कुछ एक दो क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको सॉल्व करवा के बता सकता हूँ। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलहदा से हम इंशाल्लाह कोई ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एडिशनल क्लास अरेंज कर दूंगा। जी बच्चे, ठीक हो गया जी बच्चे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, आपने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है स्टीवर्डशिप का। स्टीवर्डशिप की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। हमने कहा था मैनेजमेंट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लुक आफ्टर द एसेट्स और रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ने जो रिसोर्सेज कंपनी को प्रोवाइड किया उनकी हिफाजत करते हैं। ये रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, मैनेजमेंट का कहलाता है स्टीवर्डशिप रोल। अच्छा बच्चे, सेकंड वन कॉन्सेप्ट था अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स कंपनी के प्रिंसिपल हैं। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी है जो शेयर होल्डर्स ने उन्हें डायरेक्ट करनी है। तो शेयर होल्डर्स को जवाब देना है मैनेजमेंट ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकाउंटेबल हुए, जवाब दे हुए किसको? शेयर होल्डर्स को। और उसके बाद एक और रिलेशनशिप भी हमने पढ़ा था, वो था एजेंसी रिलेशनशिप। प्रिंसिपल के तौर पे परफॉर्म करने वाले शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स जो कंपनी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और फिर डायरेक्ट भी करते हैं। आपने इस पर्पस के लिए इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज को उन डायरेक्शंस को फॉलो करना होता है। तो फिर प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान के रिलेशनशिप को हम कहते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। ठीक हो गया जी बच्चे? और उसके बाद बच्चे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? हमने फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। हमने कहा था फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क दो तरह से होते हैं। एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जिसमें लॉ ने जितनी बातें जिस अंदाज में बताने के लिए कहा हम उतनी ही बातें उसी तरीके से बताते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन में हमारा पर्पस होता है कि यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो उसके लिए बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो और हम फेयर प्रेजेंटेशन फेयरली प्रेजेंट करेंगे इंफॉर्मेशन को, ताकि फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर सकें। उसके लिए अगर हम यूजर को बात अपनी समझाना चाहते हैं तो कुछ एडिशनल बातें भी अगर बताने की जरूरत पेश आई तो वो भी बता सकते हैं। और अगर हम कोई एक रिक्वायरमेंट छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ पर्पस ये होना चाहिए कि यूजर को अपनी बात सही से समझा सकें, कहीं ऐसा ना हो वो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के कंफ्यूज हो जाए, तो फिर हम एक आध बात अगर ना भी बताएं तो फेयर प्रेजेंटेशन और यूजर कंफ्यूज नहीं होगा और वो बात को अच्छे से समझ भी जाएगा, तो फिर हम उस बात को छोड़ देते हैं, जिसे हम कहते हैं डिपार्चर करना।
बट स्टैंडर्ड हमें बताता है ये डिपार्चर रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है। ऐसा नहीं होता कि हर असाइनमेंट के अंदर ये आपका डिपार्चर हो रहा होता है, ये रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है। ठीक हो जी। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे, कोई से 4 एलिमेंट्स पूछे गए एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट्स और उसके एलिमेंट्स, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, 3 पार्टी रिलेशनशिप। ठीक होगा जी बच्चे। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट वन सब्जेक्ट मैटर, फिर उसके बाद सूटेबल क्राइटेरिया, फिर नेक्स्ट बचे एविडेंस, और सबसे लास्ट पे बचे रिपोर्ट, एश्योरेंस रिपोर्ट। क्लियर हो गया जी बच्चे। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ बातें अभी चैप्टर 1 की रहती हैं। हो सकता है वो पॉइंट पास पेपर में डिस्कस हो जाए और मैं आपके साथ ही उसको वहीं पे ही डिस्कस कर डालूं। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, इन रिस्पॉन्स टू एन ऑडिट इंगेजमेंट लेटर, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर के जवाब में, जो कि आप किसको लिख रहे हैं, रूफ लिमिटेड को, मिस्टर अजीज असलम एक नए चीफ एग्जेक्टिव हैं आरएल के, उन्होंने रिक्वेस्ट की है आपकी फर्म को कि आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करें। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करें, आपने एक रिप्लाई लिखना है उनको, जिसमें ये कोई सी 4 वजूहात बतानी है जिसकी बिना पे हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपने कोई सी 4 वजूहात बतानी। ठीक होगा जी बच्चे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना। सबसे पहली बात तो आपने यहाँ पे रिप्लाई लिखना है। आपने रिप्लाई किसको देना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर्मल पर्सन है, अब उसका रिप्लाई सिंपल तो नहीं होगा, उसका रिप्लाई भी आपको फॉर्मल वे में लिखना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा आप इसका रिप्लाई किस तरह से लिखेंगे। जी बच्चे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बच्चे, सबसे पहले टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप रिस्पॉन्स लिख रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है जी। आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू योर requirement to provide absolute assurance। ठीक हो गया। मैं आपके उस रिक्वायरमेंट के जवाब में लिख रहा हूं जिसमें आपने हमसे क्या कहा है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब इन्हें क्लैरिफाई करें। एन ऑडिटर, एक ऑडिटर कैन नॉट, नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्या नहीं प्रोवाइड कर सकता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। किन रीजंस की वजह से, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस, ये टॉपिक हमारा रहता है, साथ ही डिस्कस हो जाएगा। ठीक हो गया। ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस, इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है जी।
इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। अच्छा, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होता है? दैट अफेक्ट, जो अफेक्ट करती है ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट, कि वो डिटेक्ट करे हर मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, जो कि मुमकिन ही नहीं है, जो कि मुमकिन नहीं है। और आगे बता दीजिएगा, इनहेरेंट लिमिटेशंस आर एज फॉलोज, या दीज लिमिटेशंस आर एज फॉलोज। इनहेरेंट लिमिटेशंस आर एज फॉलोज, या दीज लिमिटेशंस आर एज फॉलोज। मैं जस्ट हेडिंग लिखूंगा, बाकी आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। रिस्पॉन्स लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक हो गया जी बच्चे? अब पहली बात तो ये, फर्स्ट वन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर इंफॉर्मेशन सर्टन नहीं हो सकती। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशंस होती है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन की अमाउंट, जब हम कैलकुलेशन करते हैं वैल्यू इन यूज, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए, वो भी एस्टिमेशन है। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, वो भी एस्टिमेट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो एस्टिमेशन की बेस पे होती है। अगर वो एस्टिमेशन की बेस पे है, हम उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड या 100% सर्टेनिटी के साथ वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा बच्चे, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर। अच्छा बच्चे, क्या हम, जैसे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। किस बेसिस पे परफॉर्म किए जाते हैं? प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पे परफॉर्म किए जाते हैं। और आप मुझे बताइएगा, क्या प्रोफेशनल जजमेंट खराब नहीं हो सकती, रॉन्ग नहीं हो सकती? हो सकती है। अच्छा, सेकेंडली बच्चे, आप मुझे ये बात भी बताइएगा, क्या हम कंप्लीट टेस्टिंग ईच एंड एवरी आइटम को टेस्ट करते हैं, या सैंपल बेसिस पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं? बिल्कुल ठीक हो गया, सैंपल बेसिस पे। तो जब सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं तो माइट भी पॉसिबल हमारा सैंपल ठीक ना हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और सैंपल ठीक हो, बट आपको याद होगा अदर देन सैम्पलिंग दिस भी तो होता है ना। बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे, ये भी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बच्चे, ऑडिट एविडेंस। जो ऑडिट एविडेंस होते हैं वो आर परसुएसिव rather than conclusive। वो परसुएसिव होते हैं, कंक्लूसिव नहीं होते। कंक्लूडिंग या कंक्लूडिंग एविडेंस नहीं होते, वो परसुएसिव है, वो हमें कायल कर रहे हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा, इसी तरह से अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम पे अप्लाई होने वाले कंट्रोल सिस्टम।
ठीक हो गया जी बच्चे? अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम के साथ कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट बच्चे, फ्रॉड is conducted in a more sophisticated manner। फ्रॉड कंडक्ट किया जाता है बहुत सोफिस्टिकेटेड मैनर से। ठीक हो गया जी? फ्रॉड कैसे कंडक्ट किया जाता है? बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मैनर से किया जाता है। कि क्या किया जाता है? कि पकड़े ना जा सके। ठीक है ना? तो यही हो गया कि फ्रॉड जब भी कंडक्ट किया जाता है वो कैसे किया जाता है? मोर सोफिस्टिकेटेड मैनर से कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट, कॉस्ट एंड एफिशिएंसी को भी तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, कॉस्ट को भी कंसीडर किया जाता है और एफिशिएंसी को भी कंसीडर किया जाता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आप बहुत ज्यादा पैसे लगाए ऑडिट में और आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम अमाउंट की मिले। क्या फायदा है इतनी ज्यादा कॉस्ट? जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से बात समझाता हूँ। ऑडिट में मिलियंस रुपीस लगा दिए, 3 मिलियन 4 मिलियन, बहुत डिटेल वेरिफिकेशन करने के बाद पता चले कि फ्रॉड हुआ था या मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद थी 500,000 की, 200,000 की, 300,000। तो इतनी हाई कॉस्ट स्पेंड करने का क्या फायदा हुआ? तो ये बचे कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। ठीक हो गया जी? क्लाइंट का सिस्टम जितना मर्जी अप टू डेट हो जाए, फिर भी देयर स्टिल अ चांसेस कि कुछ ना कुछ उसमें मिसस्टेटमेंट, गलती हो सकती है। ठीक हो गया जी बच्चे? इसके अलावा बच्चे हम कह सकते हैं डिसरप्शन का हो जाना। डिसरप्शन क्या होती है? डिसरप्शन ये है कि क्लाइंट, जैसे मैनेजमेंट है, वो ऑडिट की वजह से अगेन एंड अगेन डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है ना? डिस्टर्ब हो रही होती है। इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करके ऑडिटर को प्रोवाइड करना, ऑडिटर की क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करना, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन बना के देना, उसके अपने काम इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ठीक होगा जी? इसे कहते हैं बच्चे डिस्टर्बटिव। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसके बाद बच्चे आपको लिख देना, hope so these points will clarify why an auditor is not able to या would not be able to provide absolute assurance। ये पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे इस बात को जानने के लिए कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक होगा जी बच्चे? थैंकिंग यू। बस इतनी बात लिख के आप इसको बाइंड अप कर देंगे। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करें एग्जांपल के साथ कि डिफरेंट लेवल ऑफ अश्योरेंस है जो अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। जी बच्चे, हम लोगों ने पढ़ी थी एब्सोल्यूट अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस और लिमिटेड अश्योरेंस। हम लोग, आपको पता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रीजनेबल अश्योरेंस को हम कहा करते थे हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस है, ऑडिट के केस में प्रोवाइड की जा रही होती है। अच्छा, दूसरी तरफ बचे लिमिटेड अश्योरेंस। लिमिटेड अश्योरेंस को मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस भी कहते हैं। ये नेगेटिव फॉर्म अश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है और यूजुअली रिव्यू के केस में हम लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं जी बच्चे। ठीक होगा जी बच्चे? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? उसके बाद बच्चे नेक्स्ट कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों से कहा है कि आप सॉल्व कीजिएगा। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। और पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन जब भी आपने सॉल्व करने हैं, कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने प्रोविजन बतानी है, फिर उसके बाद बच्चे रिलेशनशिप
रिलेट करना है प्रोविजन को सिनेरियो के साथ, और देन फिर आपने सबसे एंड पे उसका कंक्लूजन फॉर्म करना है। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये पैटर्न आपने फॉलो करना है। पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले बच्चे आपने हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2017 की, फिर प्रोविजन को रिलेट करना है सिचुएशन के साथ, और थर्ड पे बच्चे आपने सबसे लास्ट पे आपने बच्चे डिसीजन फॉर्म करना है। ठीक हो गया जी बच्चे? जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। जो जो एरियाज, जो जो बातें इस चैप्टर की रह गई हैं, उसको एक दफा डिस्कस करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। जी बच्चे, दो डेफिनेशंस रह गई हैं। एक डेफिनेशन है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और नेक्स्ट वन प्रोफेशनल जजमेंट की डेफिनेशन। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? मैं आपको अमूमन कहा करता था, इसमें तीन बातें आप याद रखिएगा। पहली बात क्या है? एक एटीट्यूड, एक रवैया। किस चीज का रवैया? कि आपने क्वेश्चनिंग माइंड रहना, किसी भी इंफॉर्मेशन को खामोशी से बगैर उस पर क्वेश्चन किए यकीन नहीं कर लेना। आपका सबसे पहला बिहेवियर क्या होगा? आप क्वेश्चनिंग माइंड होंगे। तो सबसे पहली बात क्या है? आपने क्वेश्चनिंग माइंड होना, याद होगी। पहली बात तो ये रवैया है, और रवैया किस चीज का है? क्वेश्चनिंग माइंड। दूसरे नंबर पे बच्चे अलर्ट रहना, कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसा सर्कमस्टांस जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है ड्यू टू एरर और फ्रॉड। ठीक है? कैसे अलर्ट रहना है? उन कंडीशन से, उन सर्कमस्टांसेस से जो इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है ड्यू टू एरर या फ्रॉड की वजह से। आपने उस पर अलर्ट रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी अपने सेल एजेंट्स को 1% कमीशन प्रोवाइड करती है। हमने पूछा कि सेल्स कितनी है? उन्होंने कहा जी सेल्स 100 मिलियन की है। अब आप मुझे बताएं, 100 मिलियन का 1%, पूरे साल का कमीशन तो 1 मिलियन का होना चाहिए। 100 का 1%, बट कमीशन रिपोर्ट हो रहा है 5 मिलियन का, 6 मिलियन का। अब ये कंडीशन आपको एक नजर आ गई, अलर्ट होना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया जी? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक हो गया जी बच्चे, ये अब आपको अलर्ट होना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है, बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल आपके सामने इस वजह से रख रहा हूं ताकि आपको बातें समझा सकूं, आपको क्लियर होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपने देखा कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, या जो कंपनी का ऑफिस है, आपने उन्हें कहा कि जी बिल्डिंग आपकी अपनी है, बताइएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बिल्डिंग मौजूद है। देखा बिल्डिंग नहीं थी। अब आप क्या अज्यूम कर रहे हैं कि बिल्डिंग अगर अपनी नहीं है तो फिर रेंट आउट होगी, रेंट पे ली हुई होगी उन्होंने। फिर आपको किराया देखना होगा। आप देखें जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उनमें एडमिन एक्सपेंसेस में आपको रेंट चार्जेस नजर आ रहे होंगे, रेंट का एक्सपेंस नजर आ रहा होगा, और रेंट का एक्सपेंस भी नजर नहीं आ रहा। तो अब आपको कंफ्यूजन हो रही है कि भाई बिल्डिंग भी अपनी नहीं है, रेंट का एक्सपेंस भी नहीं आ रहा, किधर गया? ये कंडीशंस है। अच्छा, इसी तरह से कंपनी ने भारी भरकम, जैसे फॉर एग्जांपल होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कन्वेयर बेल्ट होती है जो सर्कुलेट कर रही होती है, और बहुत सारी चीजें उसके ऊपर एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। कंपनी ने अपनी कन्वेयर बेल्ट को रिप्लेस किया, बड़ी हाई कॉस्ट पे रिप्लेस किया। अब आपने साथ ही कंपनी से कहा कि जो पुरानी वाली कन्वेयर बेल्ट है, जो स्क्रैप में सेल हुई हुई है, वो अदर इनकम में शो नहीं हो रही। अगर वो भी अदर इनकम में शो नहीं हो रही, ये भी कंडीशन है। तो आपने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं जो आपने कंसीडर करनी। तो बीइंग अलर्ट, अलर्ट रहना है उन कंडीशन से।
जो ये इंडिकेट करें कि पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड हो सकती है। दो बातें हमने पढ़ ली। पहली बात तो ये कि क्वेश्चनिंग माइंड, पहला प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक एटीट्यूड है जो आपको ये सिखाता है कि आपने हर बात पे क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन रेज करना है, क्वेश्चनिंग माइंड होना है। कंडीशंस देखिएगा, कहीं आपको ये कंडीशन इंडिकेट तो नहीं कर रही कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई होगी एरर की वजह से या फ्रॉड की वजह से। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले बगैर उसकी जांच पड़ताल किए बिना उस पर यकीन ना कर लीजिएगा या उसको निगेट ना कर दीजिएगा। आपने क्रिटिकल असेसमेंट करनी है। ये थर्ड वन पॉइंट है जी आपका। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक एटीट्यूड है जो क्वेश्चनिंग माइंड। दूसरे नंबर पे अलर्ट रहना है, कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो आपको ये इंडिकेट करें कि पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो सकती है ड्यू टू एरर या फ्रॉड, और आपने क्रिटिकली असेस करना है ऑडिट एविडेंस को। जी बच्चे, नेक्स्ट वन डेफिनेशन है प्रोफेशनल जजमेंट। बच्चे आपने सीए में एग्जाम्स बहुत सारे पास किए और बहुत सारे एग्जाम्स अभी आपको पास मजीद करने हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे आपने नॉलेज गेन किया और उस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने का तरीका भी सीखा। तो नॉलेज भी गेन किया और एक्सपीरियंस भी गेन किया ट्रेनिंग करके। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस नॉलेज को अप्लाई करने का जो तरीका सीखा और जिस तरह से आपने इस नॉलेज को अप्लाई करना है, जो आपको ट्रेनिंग करवाई जा रही है या करवाई जाएगी, इसकी एप्लीकेशन प्रोफेशनल जजमेंट है। ठीक हो गया। और वो एप्लीकेशन किसके कॉन्टेक्स्ट में होगी? ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और एथिकल स्टैंडर्ड्स। जी बच्चे, बात क्लियर है जी। किसी भी तरह की आप सर्विसेज इंगेजमेंट्स प्रोवाइड करें, उस इंगेजमेंट में जो आपने नॉलेज ऑब्टेन किया हुआ है, जो आपने एक्सपीरियंस ट्रेनिंग की सूरत में गेन किया हुआ है, उसकी एप्लीकेशन सिखाई जाएगी। वो अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और एथिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड होगी। उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। जी बच्चे, नेक्स्ट, स्कोप ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट का स्कोप क्या है? ये हमारा एक टॉपिक रहता है, इसको हम लोगों ने पढ़ना है, स्कोप ऑफ एन ऑडिट। जो बच्चे स्कोप है स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, लीगल रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट को बताता है, इसमें कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स मौजूद होंगे। ऑडिट के केस में हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। क्यों प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं? ताकि हम ऑब्टेन कर सकें एविडेंस। हम ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए जो एविडेंस ऑब्टेन करते हैं वो ऑडिट एविडेंस होंगे। उनमें दो खूबियां होनी चाहिए। वो सफिशिएंट क्वांटिटी उनकी कितनी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट, वो रेलिवेंट भी होने चाहिए, रिलायबल भी होने चाहिए। ऐसे एविडेंस को हम कहते हैं सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट के केस में आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो ताकि आप सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सको। अच्छा बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज मौजूद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो बातें होती हैं। एक है बच्चे अमाउंट, सेकंड वन है बच्चे डिस्क्लोजर्स। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए और आपने ऑब्टेन कर लिए सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी अमाउंट्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं या जितने भी डिस्क्लोजर्स बताए गए हैं, वो तमाम की तमाम अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद नहीं है। तो क्या पता चला? ऑडिट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, प्रोसीजर परफॉर्म करने। ऑडिट के केस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल कर सके। किसके बारे में? अमाउंट्स के बारे में और डिस्क्लोजर्स के बारे में, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद होंगे।
जो भी प्रोसीजर सिलेक्ट किए जाएंगे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो ऑडिटर की अपनी प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करते हैं। और प्रोफेशनल जजमेंट के साथ साथ वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को भी कंसीडर करेगा। क्या आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का खदशा कितना मौजूद है, और ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट या एरर की वजह से हो सकता है या फ्रॉड की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कितनी बातें पढ़ ली? दो बातें। पहली बात तो ये कि ऑडिटर ऑडिट करते हुए ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। ऑडिट प्रोसीजर का पर्पस होता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना, ताकि ये कंक्लूड किया जा सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद तमाम अमाउंट्स और तमाम डिस्क्लोजर्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और उनमें किसी भी तरह की कोई मिसस्टेटमेंट मौजूद नहीं है। उसको हमने रिड्यूस करना है अपने ऑडिट रिस्क को अप टू सम एक्सटेंट रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हुए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब प्रोसीजर्स हम कौन कौन से परफॉर्म करेंगे? ये प्रोसीजर्स डिपेंड करते हैं प्रोफेशनल जजमेंट पे और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे, कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसकी वजह से हो सकती है, एरर या फ्रॉड की वजह से। अच्छा बच्चे, जब रिस्क असेसमेंट कर रहे होंगे, ऑडिटर कंसीडर करेगा इंटरनल कंट्रोल्स को भी, जो एंटिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन और उसकी फेयर प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो सके। इंटरनल कंट्रोल का पर्पस क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल का यही पर्पस है कि मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करे उसमें रिस्क को मिटिगेट किया जा सके, कम से कम किया जा सके, कि ताकि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट के लिए आसानी हो जाए, सहूलत हो जाए कि उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना रहे। ठीक है। अच्छा, अब ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर आगे पहले रिस्क को असेस करेगा कि रिस्क है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ड्यू टू एरर और फ्रॉड, और फिर मैनेजमेंट ने इस रिस्क को ओवरकम करने के लिए कंट्रोल कौन कौन से अप्लाई किए होंगे। ऑडिटर उन कंट्रोल्स को भी कंसीडर करता है, इसलिए ताकि वो कंट्रोल्स पे ओपिनियन फॉर्म करे नहीं, ताकि वो उसके मुताबिक अपने प्रोसीजर डिजाइन कर सके। कंट्रोल्स पे ओपिनियन परफॉर्म करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कंट्रोल्स पे ओपिनियन फॉर्म नहीं करता। ये भी बात बच्चे हम लोगों ने पढ़ ली। अब दूसरा पॉइंट क्या था? रिस्क असेसमेंट को कंसीडर करेगा और उससे रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल्स को, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को की फेयरनेस के बारे में जान सके। इसलिए नहीं कि वो इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन फॉर्म करना शुरू कर दे कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं या नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो अकाउंटिंग पॉलिसीज की अप्रोप्रिएटनेस देखेगा कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही सिलेक्ट हुई हुई है और इनकी एप्लीकेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। और ये भी देखेगा जितने भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं वो रीजनेबल होने चाहिए। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या हो? रीजनेबल हो। और वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन को भी कंसीडर करेगा, क्या ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रेजेंट हो भी पा रही है या नहीं हो पा रही। अच्छा बच्चे, ऑडिट वो नॉर्मली दो स्टेजेस में करता है, एक है इंटरिम और दूसरा होता है फाइनल। दो स्टेजेस में करता है। इंटरिम ये कि ऑडिट का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, टाइम भी बड़ा लिमिटेड होता है। जैसे रिपोर्टिंग डेट से 120 डेज के अंदर अंदर एजीएम कंडक्ट होगी, और एजीएम का 21 दिन पहले नोटिस, और उससे पहले बीओडी की मीटिंग, उसका भी 7 दिन का नोटिस, और ये वो बहुत लिमिटेड सा टाइम होता है। ऑडिटर को अपने मेजर काम रिपोर्टिंग डेट से पहले ही कुछ करके रखने होते हैं, जैसे उसने कंट्रोल्स के बारे में, कंपनी के सिस्टम के बारे में, रिस्क असेसमेंट के बारे में वो ये प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो इंटरिम पीरियड पे वर्क स्टार्ट कर देता है। जैसे अभी 30 जून तक काम मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन 3 क्वार्टर्स तो हो सकता है मुकम्मल हो चुके होंगे। क्वार्टर मीन 3 महीने की इंफॉर्मेशन।
पूरे साल के 4 टुकड़े करें, 4 क्वार्टर्स बन जाते हैं। 3 क्वार्टर्स की इंफॉर्मेशन तो फाइनलाइज हो चुकी हुई होगी, वो 3 क्वार्टर्स पे वर्किंग तो कर सकता है। जैसे ही 4th क्वार्टर कंप्लीट होगा, वो उस 4th क्वार्टर पे भी प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, और उससे पहले जो उसने रिजल्ट्स फाइनलाइज किए हुए 3 क्वार्टर्स के भी, उन पे भी सैंपल बेसिस पे कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेगा। उसके बाद फाइनलाइज कर देगा, वो कंप्लीट फाइनल इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन फॉर्म कर देगा। ठीक हो गया। इंटरिम का मतलब होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, इंटरिम ऑडिट ऐसा ऑडिट जो एंड से पहले परफॉर्म किया जाता है। इसमें डिस्कशंस होगी स्टाफ के साथ, मैनेजमेंट के साथ, और डिजाइन किए जाते हैं प्रोसीजर्स ताकि ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके कंपनी के बारे में और उसके इन्वायरमेंट के बारे में। ये इस काबिल बना देगा ऑडिटर को वो के फुली प्लान कर सके ऑडिट के बारे में, और अपने वर्क को ईयर एंड पे कम कर सके, रिड्यूस कर सके, ताकि उसे ईयर एंड पे बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े। और वो इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम के बारे में भी ऑर्गेनाइजेशन के जान सके कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कंपोनेंट्स और वो कितने इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं, और ऑडिट से रिलेटेड कौन कौन से उसके लिए रेलिवेंट कंट्रोल्स है, वो उसके बारे में अच्छे तरीके से जान सके। ठीक हो गया जी बच्चे। वो परफॉर्म करेगा कुछ प्रीलिमिनरी कंट्रोल टेस्टिंग, जिसे हम कंप्लायंस टेस्ट भी कहते हैं, जिसे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी कहते हैं, वो परफॉर्म करेगा। और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स किस लिए परफॉर्म किए जाते हैं? डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कंट्रोल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं ये जानने के लिए वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। फिर सबसे एंड पर बच्चे वो फाइनल ऑडिट के प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। वो ईयर एंड के रिजल्ट्स फाइनलाइज होने के बाद प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, फुल ईयर इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, तभी ये प्रोसीजर परफॉर्म कर पाएगा। ठीक हो गया जी बच्चे। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बात समझ में आ गई? एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। सॉरी बच्चे। क्या एडवांटेजेस होते हैं बच्चे ऑडिट के? लिमिटेशंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मैंने आपके साथ एडवांटेजेस डिस्कस करना है बच्चे। क्या एडवांटेजेस होते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के? बच्चे सबसे पहला स्टैट्यूटरी ऑडिट का एडवांटेज ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्रेडिबिलिटी, यकीन बढ़ा देता है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका ऑडिट हुआ होगा और एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो अनऑडिटेड है। आप मुझे खुद बताएं, एक तरफ आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही हो जिसका ऑडिट हुआ हो, ऑडिटर ने ऑडिट किया हुआ हो, और दूसरी तरफ ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका ऑडिट कंडक्ट नहीं किया हुआ ऑडिटर ने, वो अनऑडिटेड इंफॉर्मेशन है। आप किस पे ज्यादा रिलाई करेंगे? शाबाश, बिल्कुल सही हो, ऑडिटेड इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। अच्छा, इससे ये भी कंफर्म होगा कि मैनेजमेंट अपनी ड्यूटी सही से अंजाम दे भी रही है या नहीं दे रही। मैनेजमेंट अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर भी रही है या नहीं कर रही, और क्या ड्यूटीज अपनी सही कर रही है। क्लियर हो गया। अच्छा बच्चे, हर ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ लॉज की रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है, वो रिक्वायरमेंट कहलाती है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। लॉ की कंप्लायंस करना। क्या कंपनी जिसका हमने ऑडिट कंडक्ट किया है वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस कर भी पा रही है, नहीं कर पा रही? और लास्ट पे हम ये भी बता पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई साहब, आपके इंटरनल कंट्रोल्स क्या इफेक्टिवली ऑपरेट भी हो पा रहे हैं या नहीं हो रहे। ये कंट्रोल सिर्फ दिखने में ही है या सही वर्क भी कर रहे हैं, ऑडिटर ये भी बता पाता है। ठीक हो गया जी बच्चे। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है? चलें बच्चे, एक बच्चे छोटी सी बात याद रखनी है, उसके बाद ये चैप्टर की हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो गई।
ये चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया, चैप्टर नंबर 1, इसकी रिवीजन मुकम्मल हो गई है जी बच्चे। ठीक होगा जी बच्चे। अच्छा जी बच्चे, बच्चे सवाल ये है कि एक कंपनीज एक्ट 2017 की एक छोटी सी रिक्वायरमेंट, एक छोटी सी बात रह गई है। मैं अगर आपको हैंडआउट से ही रेफर कर दूं, मैं देख लूं मौजूद है तो मैं हैंडआउट से ही रेफर कर दूंगा, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, सेव हो जाएगा। और ये शॉर्ट समरी में या मैं मिस कर गया हूँ जी बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा इसमें से। बच्चे एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट हो, क्या रिक्वायरमेंट हो कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो तो हर कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, कोई ये तो नहीं नई कंपनी तो नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है। जी जनाब, ये तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके साथ इंक्लूडिंग कॉस्ट अकाउंट्स। अब रिक्वायरमेंट नई कौन सी आ गई? कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स, ये रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया। जब भी कंपनी पे ये रिक्वायरमेंट हो एक्ट के मुताबिक, वो अपनी किताबों के साथ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ कॉस्ट अकाउंट्स भी मेंटेन करेगी। तो फिर क्या हो? कमीशन, एससीसीपी, एससीसीपी क्या कर सकता है बच्चे? एससीसीपी डायरेक्ट कर सकता है। डायरेक्ट क्या कर सकता है कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग की किताबें हैं, ये कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन किए हैं इस कंपनी ने, इनका भी ऑडिट करवाओ, इसका भी क्या करवाओ? ऑडिट कंडक्ट करवाओ। तो एससीसीपी कमीशन रेगुलेट कर सकता है, रेकमेंड कर सकता है कि भाई आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है, आपने उसका तो ऑडिट कंडक्ट करवाना ही करवाना है। बट जो आप कॉस्ट अकाउंट्स बना रहे हैं, आप उनका भी ऑडिट करवाएं। ठीक होगा जी। अच्छा, अगर इनके ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो तो फिर इनका ऑडिट बिल्कुल उसी तरह से कंडक्ट किया जाएगा जैसे इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन इस केस में ऑडिटर कौन हो सकता है? इस केस में सीए या सीएमए ऑडिटर हो सकता है। सही हो गया। और उनकी पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, लायबिलिटीज बिल्कुल उसी तरह से ही होंगी जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऑडिट के केस में होती है। ठीक होगा जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर हो गई बात जी बच्चे। दिस इज द लास्ट वन पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ तक बच्चे हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। अगला चैप्टर बच्चे हम लोगों ने स्टार्ट करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई है कंफ्यूजन तो पूछ लीजिएगा। नहीं बच्चे, ये जरूरी नहीं होता कि ऑडिट हमेशा 2 स्टेजेस में हो, ऐसा नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। ठीक हो गया। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो अपनी इंटरिम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगी, वो क्वार्टरली, जैसे लिस्टेड कंपनी है उसके लिए तो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि उन्होंने हर क्वार्टर के रिजल्ट्स अपने प्रोड्यूस करने हैं, पहले क्वार्टर के, फिर उसके बाद दूसरे क्वार्टर के। जब 2 क्वार्टर्स हो जाएंगे उसकी हाफ ईयरली इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। वो हाफ ईयरली का रिव्यू करेगा ऑडिटर, और उस पे वो रिव्यू
जी बच्चे, जी बिल्कुल सही हो गया। रिव्यू जब वो कर लेगा तो फिर वो रिव्यू रिपोर्ट भी इशू करेगा। अब वो रिव्यू रिपोर्ट इशू करेगा इंटरिम हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फिर उसके बाद थर्ड क्वार्टर जब होंगे तो थर्ड क्वार्टर की इंफॉर्मेशन फाइनलाइज हो जाएगी। ये तो लिस्टेड कंपनी, मल्टीनेशनल, जो इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट एंटिटीज हैं, वहां पे तो इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही होगी। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पे इतने अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, और उनके लिए इस तरह से इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैन पावर और उनके पास स्टाफ और सिस्टम अवेलेबल इतने ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होते, तो वहां पे नॉर्मली ईयर एंड के बाद वर्कआउट हो रहा होता है। लेकिन ये कहना कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया जी बच्चे? जी बच्चे, और कोई कंफ्यूजन बच्चे? कोई और सवाल? जी उमैर सलीम साहब का तो आ गया मैसेज। बाकी लोगों में से किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल पूछना है? नहीं है तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बच्चे, हम जल्दी से क्विकली गो थ्रू करते हैं चैप्टर नंबर 2, और उसका सबसे सिंपल टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करना शुरू करते हैं, ISA 210। सिंपल टॉपिक है, टाइम जरा कम लगेगा, फिर उसके बाद हम ISA 220 के डिस्कशन करेंगे। ठीक होगा जी बच्चे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बच्चे, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। साथ साथ बच्चे आप लोगों ने बाकी चैप्टर्स की भी रिवीजन जारी रखनी है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा टाइम को और एक्सटेंड करके हम लोग अपनी रिवीजन एज अर्ली एज पॉसिबल मुकम्मल कर सकें। ठीक हो गया? अच्छा जी बच्चे, बच्चे सबसे पहले इस टॉपिक का नेम क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। बच्चे CA, दूसरी तरफ है मैनेजमेंट। अब इन दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट का प्राइम पर्पस क्या है? बहुत सिंप्लीफाई करूंगा, बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा। पहले मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं इसके बारे में। हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्राइम पर्पस समझा जाएगा वो ये होगा कि ये पता चल सके कि इन साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और इन साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इनको क्या काम करने, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये ना हो मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता ही ना हो। आप ऑडिट करने के लिए गए, आपने मैनेजमेंट से कहा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैनेजमेंट के ये कब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी? हमें तो पता ही नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इससे पहले कि मैनेजमेंट आपको इस किस्म के जवाबात दे या आपको इन जवाबात का सामना करना पड़े जो आपके लिए बड़ा तकलीफ दे अमल हो सकता है, you must have to agree with the management whether you supposed to do these and these things. तो ऑडिट की असाइनमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले आपको मुआहिदा करना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ। अगर मुआहिदा करने से पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट के साथ आपने डिसाइड की हैं, मैनेजमेंट उस मुआहिदे में एग्री कर ले, मान ले,
तो तब आप इंगेजमेंट एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप इंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। तो क्या हो गई बच्चे इसकी, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू एक्सेप्ट। अच्छा बच्चे, समटाइम ऐसा होता है कि हमने पिछली दफा भी ऑडिट किया था, इस दफा भी हम ही ऑडिट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं रिकरिंग ऑडिट। कौन सा ऑडिट बोलते हैं, रिकरिंग ऑडिट। और जो ऑडिटर इसका ऑडिट कंडक्ट कर रहा होता है उसको बोलते हैं रिकरिंग ऑडिटर। कौन सा ऑडिटर है ये बच्चे, रिकरिंग ऑडिटर। इस केस में हम कहते हैं कंटिन्यू करना एंगेजमेंट को। इस केस में तो एक्सेप्ट का सवाल ही पैदा नहीं होगा। क्या आया हमें एक्सेप्ट करना है या कंटिन्यू करना है एक एंगेजमेंट को। अच्छा जी बच्चे, ये देखिएगा, अब ये मैंने आपके सामने ऑब्जेक्टिव लिखा है। क्या आया हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, या कंटिन्यू करना है या नहीं करना इस एंगेजमेंट को, ये हमने फैसला करना है, ठीक है। और ये फैसला करना है तभी सिर्फ करना है जब मैनेजमेंट एग्री कर जाएगी हमारी बातों के साथ। ओनली, सिर्फ तब, व्हेन द बेसिस, वो बातें, वो बुनियाद जिस पे मैनेजमेंट एग्री करेगी, वो क्या बेसिस होगी, वो सबसे पहली बात है प्री कंडीशंस। क्या चीज है बच्चे, प्री कंडीशंस। अगर वो कंडीशन, प्री कंडीशन मौजूद हुई ऑडिट में, तभी ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया प्री कंडीशन। दूसरा है बच्चे कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। एब्रीविएशन आपने यूज नहीं करने, सही होगा जी बच्चे। अच्छा बच्चे, ये दोनों बातें पूरी होंगी, इसे हम प्रीमाइस भी कहते हैं बच्चे। तभी ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला सवाल हम पढ़ते हैं बच्चे, प्री कंडीशंस क्या है। प्री कंडीशन में बच्चे सबसे पहली बात आपने ये कंफर्म करना है, ये एस्टेब्लिश करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उस टेरिटरी में एक्सेप्टेबल है भी या नहीं, उस जुरिस्डिक्शन में क्या ये एक्सेप्टेबल है। तो हम इस पॉइंट को कैसे डिस्कस करेंगे, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हमने ये जानना है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, क्या आया वो एक्सेप्टेबल है भी या नहीं है। तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये चीज एस्टेब्लिश करना।
जैसे फॉर एग्जांपल IFRS। ठीक हो गया जी। अच्छा, ऑब्टेन करना है एग्रीमेंट मैनेजमेंट के साथ, किस चीज का? ऑब्टेन करना है एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ। अच्छा, इसमें अब दो बातें हैं। क्या दो बातें? पहली बात तो ये कि इस एग्रीमेंट में दो बातें कौन कौन सी लिखी होंगी। पहली बात तो ये लिखी हुई होगी कि आपकी और जो हमारी बातें हैं, आपने क्या वो सारी की सारी अंडरस्टैंड कर ली हैं, समझ ली हैं, समझ आ गई है आपको। दूसरे नंबर पे आप एक्नॉलेज भी करें कि आपने मान भी लिया है। दो काम है। आपने पहली हमारी और आपकी जो दरमियान में बातें हुई हैं उनको समझ लिया है, आपको समझ आ गई है, आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और फिर एक्नॉलेज करें आपने ये दोनों बातें, हमारी जितनी भी दो तीन चार जितनी भी बातें हैं, ये सारी की सारी आपने एक्नॉलेज करनी है। और ये किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होंगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये आप हमें लिख के दें कि आपने मान लिया, समझ भी लिया, मान भी लिया। वो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? सबसे पहली, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? मैनेजमेंट। दूसरे नंबर, इंटरनल कंट्रोल्स। वो इंटरनल कंट्रोल्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर जरूरी है। वो इंटरनल कंट्रोल डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन भी आप करेंगे। डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन। थर्ड वन, प्रोवाइड करेंगे एक्सेस। हमें क्या क्या चीजें, किन किन चीजों की एक्सेस प्रोवाइड करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमें रिक्वायर्ड हुई तो, इसके अलावा जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए हुई वो भी प्रोवाइड करेंगे। और सबसे लास्ट पे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल पर्संस। वो लोग जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं और जो किताबें बना रहे हैं, अगर हमें उनसे इंक्वायर करना हुआ, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हुई, तो आप कोई रास्ते में रुकावट कायम नहीं करेंगे, आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की इजाजत देंगे, तभी हम इस ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम इस ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये मैनेजमेंट बेसिस को एग्री कर लेती है, ऑडिटर इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ऑडिटर इंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या होगा? अगर प्री कंडीशंस मौजूद ना हुई तो, अगर प्री कंडीशंस मौजूद ना हुई तो रिस्पॉन्स क्या होगा ऑडिटर का? ऑडिटर का रद्द अमल क्या होगा? अच्छा जी, ऑडिटर का रद्द अमल क्या होगा? क्या क्या कंडीशंस हैं? अगर ये प्री कंडीशंस मौजूद नहीं हुई तो ऑडिटर इस इंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम कहते हैं अनलेस, क्या वर्ड लिखना है? अनलेस। याद करते जाएं साथ साथ, अनलेस रिक्वायर्ड बाय,
अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। अनलेस याद कर ले, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू डू सो ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑडिटर ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट कौन सी? वो इंगेजमेंट जो उसने मान ली है? नहीं, अभी तो उसे प्रपोज की गई थी, अभी तो उसने एग्री नहीं की। proposed engagement, auditor shall not accept the proposed engagement। याद हो गई? अगर कानून ने मजबूर किया या कानून ने कहा भाई आपको तो लाजमी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, फिर तो आपके पास इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। यू मस्ट हैव टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट इन दैट सिचुएशन। तो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू डू सो ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड एंगेजमेंट। एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। वेयर? अब कंडीशन क्या है बच्चे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल। वहां पे जहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम क्या सेंटेंस लिखने लगे हैं? सबसे पहला फाइनेंशियल, मैं शॉर्ट वर्ड यूज करने लगा हूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी यूज्ड, जो इस्तेमाल होगा फॉर द प्रीपरेशन। प्रीपरेशन के लिए? किस चीज की प्रीपरेशन के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इज नॉट एक्सेप्टेबल, अगर वो एक्सेप्टेबल ना हुआ तो प्रपोज ऑडिटर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहली बात तो ये होगी। ठीक हो गया। दूसरी बात, मैनेजमेंट डू नॉट एग्री द अबव रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद कर ले, मैनेजमेंट डू नॉट एग्री द अबव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट डू नॉट एग्री द अबव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्री नहीं कर रही। मैनेजमेंट डू नॉट एग्री द अबव रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? प्रीमाइज। शाबाश, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्री नहीं कर रही। जी बच्चे, थर्ड वन एंड लास्ट वन, लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट। एनी लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय, इसको इस तरह से लिखते हैं, एनी लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय, अगर मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन इम्पोज कर दी, एनी लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट ने किसी भी तरह की कोई भी लिमिटेशन इम्पोज कर डाली, ठीक हो गया, जिसकी सूरत में ऑडिटर वुड नॉट बी एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और ऑडिटर ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल पाएंगे। ठीक होगा जी बच्चे? यहां तक कोई कंफ्यूजन? सब बातें क्लियर है जी बच्चे? कोई सवाल पूछना है तो बच्चे पूछ सकते हैं जल्दी से बच्चे। चले जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चे, इंगेजमेंट लेटर। इंगेजमेंट लेटर में बच्चे सबसे पहले कुछ मेन कंटेंट्स हैं, ठीक हो गया, जो हर इंगेजमेंट लेटर में मौजूद होंगे ही होंगे। तो इंगेजमेंट लेटर बेसिकली होता क्या है? इंगेजमेंट लेटर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन कंपनी, मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। ये कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली। किसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है? कंपनी मैनेजमेंट के दरमियान में और ऑडिटर के दरमियान में। ये कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहिदा है। इसमें कंटेंट्स कौन कौन से होंगे बच्चे?
प्रिंसिपल कंटेंट्स, प्राइमरी कंटेंट्स। जी बच्चे, सबसे पहले फर्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। इस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है और इस ऑडिट का स्कोप क्या है? इस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप याद करते जाएं साथ साथ। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक हो गया? कम एफर्ट करनी पड़े, अंडरस्टैंड करें, देन आप जितना आपको रिटेन करना है उतना करें। ठीक हो गया जी बच्चे? नेक्स्ट वन, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैनेजमेंट की? रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है बच्चे किसकी? मैनेजमेंट की। थर्ड वन बच्चे, बच्चे ये साथ साथ याद करना है, ये पर्पस है हमारा। ठीक है? आपको याद होगा फिजिकल क्लासेस में भी मैंने नोट्स बनवाए हुए हैं आप लोगों को, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट बनवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक हो गया? आप लोगों को जहां पे कंफ्यूजन हो आप लोगों ने मेरे से वहीं पे पूछ लेना। पर्पस यहाँ पे ये है कि साथ साथ रिटेन भी होता चला जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर समझें और साथ साथ रिटेन करें और पास पर्पस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? ऑडिटर मैनेजमेंट से कहता है तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ऑडिट जो मैं ऑडिट करूंगा तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा और इसका स्कोप ये होगा। ठीक है जी बच्चे? और बच्चे आइडेंटिफाई करना, किसको? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन जो मेन यहाँ पे कंटेंट्स की बात हो रही है, प्रिंसिपल कंटेंट्स की, रेफर करना है टू एक्सपेक्टेड फॉर्म, सॉरी, expected form and content of ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्मेट पे होगा और उसके कंटेंट क्या होंगे। अच्छा, आप ये बात याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अब बता दिया जाता है जनरल प्रोविजंस एंड रेगुलेशंस में इस फॉर्म के मुताबिक हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। क्या हमें पहले पता होता है बिफोर टाइम कि हमारी ओपिनियन मॉडिफाई भी हो सकती है आईएसएस 705 के मुताबिक? नहीं। क्या हमें पता होता है पहले से कि हमें एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी देना पड़ सकता है? नहीं। अब अगर आपने उन्हें बता दिया कि ये हमारा एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होंगे, वो तो आपने 14 पॉइंट्स बता दिए उन्हें। उसके बाद अगर आपने एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ उसमें ऐड कर दिया तो मैनेजमेंट कहेगी देखिए आपने जो हमें एक्सपेक्टेड फॉर्म इंगेजमेंट लेटर के साथ भिजवाया था या रेफर किया था उसमें तो ये नहीं मौजूद, या ये अल्फाज मौजूद नहीं है, या ये सेक्शन इस सिरे से ही नहीं है, ये पैराग्राफ तो आपने नया ऐड कर दिया, ये बात तो निकाले, ये तो नहीं हम ऐड करने देंगे। तो भाई आप उन्हें पहले ही बता दें इसमें कुछ डेविएशंस भी हो सकती है, इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हो सकते हैं, तो उन्हें बता दें इंक्लूडिंग इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आ सकते हैं, इसमें कुछ डेविएशंस भी हो सकती है। ठीक है? कुछ एडिशनल पॉइंट्स इसमें ऐड भी हो सकते हैं और इसके अंदर कुछ डेविएशंस भी हो सकती हैं, बता दें ताकि वो आपको बाद में ये ना कहें कि आपने ये जो एडिशनल बात बताई है निकाल दें। सही होगा जी बच्चे? तो ये याद रखिएगा बच्चे। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट कुछ और इसके अलावा फर्दर पॉइंट्स होते हैं। फर्दर कंटेंट्स में क्या किया जा सकता है बच्चे? बच्चे फर्दर स्कोप के बारे में बताया जाएगा। सही हो गया जी बच्चे? प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस के बारे में,
कि हम कैसे ऑडिट को प्लान करेंगे और ऑडिट हम परफॉर्म कैसे करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन हो सकती है। ठीक हो गया। हम इंटरनल ऑडिटर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इंटरनल ऑडिटर की, वो भी इंटरनल ऑडिटर भी इन्वॉल्व हो सकता है। हो गया। मैनेजमेंट आपको हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगी, तो आप बता दें कि हमें आपसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की भी जरूरत पड़ सकती है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए हो सकती है आपसे, तो वो आपको लाजमी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द ऑडिट ISA 580 के मुताबिक। ठीक है। अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस भी बता दें। क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस है? स्कोप बताया ना, इनहेरेंट लिमिटेशंस भी बता दें कि आप ऑडिट को बहुत अच्छे से प्लान भी करेंगे, परफॉर्म भी करेंगे, फिर भी ये गारंटी नहीं है कि हर मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद हो वो हम डिटेक्ट कर सकें। ठीक हो गया। सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में भी कि ईयर एंड के बाद वाले इवेंट्स को भी हम कंसीडर करेंगे, उनके बगैर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ट्रुथनेस और इसकी फेयरनेस पे ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते। अगर कुछ ऑडिटर की लायबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो करना पड़ेगा आपको। ऑडिटर्स की लायबिलिटी के बारे में बताएं। ठीक हो गया जी बच्चे। कोई प्रॉब्लम? फी कैसे डिसाइड होगी उसकी बेसिस बतानी पड़ेगी। फी की बेसिस क्या होंगी? ठीक होगा जी। और मैनेजमेंट को कहना है आपकी एक्नॉलेजमेंट की जरूरत होगी हमें, जो हम आपको इंगेजमेंट लेटर भेज रहे हैं ना, इस पे अपनी एक्नॉलेजमेंट हमें प्रोवाइड कर दें। एक्नॉलेजमेंट ऑन इंगेजमेंट लेटर लिख लें इस पे। ठीक है जी। आपको इंगेजमेंट लेटर हम लिख के भिजवा रहे हैं, आप जरा इस पे अपनी एक्नॉलेजमेंट दे दें। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, इसके अलावा कोई और ऑब्लिगेशन? कि हमें वर्किंग पेपर भी किसी को भिजवाने पड़ सकते हैं, किसी रेगुलेटरी बॉडी को। ठीक है। ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड वर्किंग पेपर्स एटसेट्रा। देख लीजिएगा कोई पॉइंट मैं मिस तो नहीं कर गया हूं। तो अगर आपको कोई और एडिशनल पॉइंट, ये हम सिंपल सिंपल सी बातें डिस्कस करते हैं इंगेजमेंट लेटर में। ठीक है। कैफ 8 तक जितना रेलिवेंट है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, एडिशनल बातें अभी फिल वक्त तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, हमें क्विकली गो थ्रू करना है। अभी भी हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन जितना मैक्सिमम गो थ्रू हो सकता है मैं कर रहा हूँ, ताकि कोई बात रहे भी ना और हम लोग अच्छे तरीके से तैयार भी करें बगैर अपना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक हो गया जी बच्चे। यहाँ तक कि बच्चे हमारी आज क्लास चल सकेगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।